27 जून 1976 की दोपहर एयर फ्रांस की फ़्लाइट 139 इज़राइल की राजधानी तेल अबीब के एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। 260 लोगों से भरी इस फ्लाइट में 248 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। हालांकि जहां इस फ्लाइट के सारे क्रू मेंबर यूरोपियन या फ्रांसीसी थे, वहीं ज़्यादातर यात्री यहूदी या इजरायली थे। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। तभी ग्राउंड क्लियरेंस मिलते ही प्लेन एथेंस के लिए उड़ान भरता है, जहां से उसे पेरिस जाना था। प्लेन अपने तय समय पर एथेंस हवाई अड्डे पर लैंड करता है और वहां से 58 और यात्रियों को लेकर पेरिस के लिए उड़ जाता है। अभी तक सब कुछ अन्य दिनों की तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन शायद ऐसा था नहीं। एक बहुत बड़ा बवंडर फ्लाइट 139 का इंतज़ार कर रहा था, जिसने 10 दिनों तक पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सभी यात्री प्लेन में अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले रहे थे। तभी 2 यात्री पीछे की सीटों से और 2 यात्री कॉकपिट के पास से अचानक खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उनके हाथ में पिस्तौल होती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन चारों में से एक कॉकपिट में घुसकर पायलट को कब्जे में ले लेता है और बाकी तीनों यात्रियों को सर झुकाने के लिए बाध्य कर देते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि यात्रियों को यह एहसास ही नहीं हो पाया कि उनका प्लेन हाईजैक हो गया है। तब तक प्लेन ने अपनी दिशा बदलनी शुरू कर दी थी और हाईजैकर प्लेन को जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित प्रांत में ले जाना चाहते थे, और शायद इसी के चलते उन्होंने प्लेन को जबरन सुदूर अफ्रीका में युगांडा की तरफ ले जाने का एक आश्चर्यजनक निर्णय लिया। संभवतः वहाँ का तानाशाह ईदी अमीन इन हाईजैकर से पूरी सहानुभूति रखता था, लेकिन एथेंस से युगांडा जाना फ़्लाइट 139 के लिए किसी तरह भी संभव नहीं था। प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि वो बिना रुके युगांडा तक पहुंच सके। इसी के चलते हाईजैकर्स ने प्लेन को लीबिया के शहर बेगांजी ले जाने का फैसला किया, जहां 7 घंटे की जद्दोजहद के बाद ग्राउंड क्लियरेंस ने प्लेन में ईंधन डाला। उधर प्लेन के अंदर एक महिला यात्री, जो कि ब्रिटिश बॉर्न इजरायलियन नागरिक थी और प्रेग्नेंट भी थी, को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते हाईजैकर्स ने उस महिला को बेगांजी एयरपोर्ट पर ही उतार दिया और फ्लाइट 139 युगांडा की राजधानी एंटेबे के लिए उड़ जाती है। अब तक प्लेन को तेल अबीब छोड़े करीब 24 घंटे हो चुके थे और पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। 260 यात्रियों के भाग का फैसला अब क्या होगा, कोई नहीं जानता था। शायद इससे पहले किसी भी राष्ट्र ने इतनी भयानक स्थिति नहीं देखी थी जैसी आज इजराइल के सामने थी। उसके 260 नागरिक इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर एक हॉस्टाइल देश में बंधक थे, जिसको ईदी अमीन जैसा हैवान संरक्षण दे रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इंसानों का मांस भी कच्चा खा जाता है। इस हाईजैक को अंजाम 2 PFLP, जिसे हम पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, और 2 जर्मन रेवोल्यूशनरी सेल के मिलिटेंट्स ने दिया था। 28 जून को इन हाईजैकर्स ने $5 मिलियन के साथ 53 पैलेस्टीन मिलिटेंट्स को छोड़ने की मांग रखी, जिसमें 40 मिलिटेंट इजराइल की ही जेलों में बंद थे। उनकी मांग न मानने पर उन्होंने 1 जुलाई से यात्रियों को मारने की धमकी भी इजराइल को दे दी थी। अब इजराइल के पास ना तो समय था और ना ही बहुत कुछ करने का विकल्प। प्राइम मिनिस्टर याइज़ेक रॉबिन और डिफेंस मिनिस्टर साइमन पेरेज अपनी कैबिनेट के साथ सारे विकल्प तलाशने में लग गए थे। उधर 28 जून को एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरते ही 4 और मिलिटेंट हाईजैकर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि राष्ट्रपति की युगांडन आर्मी के समर्थक थे। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट के ट्रांजिट टर्मिनल में ले जाया जाता है, जहां इजरायली यात्रियों को यूरोपियन से अलग कर एक दूसरे हॉल में बंद कर दिया जाता है। हाईजैकर्स युगांडन प्रेसिडेंट से सलाह मशवरे के बाद 30 जून को 48 हॉस्टेजेस को छोड़ देते हैं, जिसमें से ज़्यादातर यूरोपियन यात्री थे जो बुजुर्ग या अस्वस्थ थे। एयर फ्रांस का एक स्पेशल प्लेन इनको लेकर पेरिस के लिए निकल जाता है। उधर इजरायली गवर्नमेंट भी हाईजैकर्स से कुछ समय की मांग करती है और उनसे नेगोशिएशन के लिए तैयार हो जाती है, जिसके चलते हाईजैकर्स 4 जुलाई तक के लिए अपनी डेडलाइन बढ़ा देते हैं और 100 यूरोपियन यात्रियों को भी रिहा कर देते हैं। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि हाईजैकर्स सिर्फ इजराइल पर दबाव बनाना चाहते हैं और वह अपनी मांगों को पूरा करवाने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजरायली सरकार ने ईदी अमीन पर राजनीति और व्यक्तिगत हर तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। जहां प्रधानमंत्री रॉबिन अब हाईजैकर्स की मांग के आगे झुकने लगे थे, वहीं रक्षा मंत्री साइमन पेरेज किसी भी हालत में इजराइल की अपनी रणनीति इन हाईजैकर्स के आगे बदलने को तैयार नहीं थे और उन्हीं के आदेश पर इजरायली आर्मी
और इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद किसी भी हालत में यात्रियों को छुड़ाने की योजना बना रही थी। हाईजैकर्स को अब लगने लगा था कि सरकार उनके आगे घुटने टेकने को तैयार है और इसी के चलते उन्होंने यूरोपियन पैसेंजर्स को छोड़ने का फैसला किया था, जो कि उनकी बहुत भारी गलती साबित हुई। मोसाद ने पेरिस में इन यात्रियों से एंटेबे के उस एयरपोर्ट की बारीक से बारीक जानकारी हासिल की, जिससे कि वो एक सफल ऑपरेशन की रूपरेखा बना सकें। वहीं मोसाद को यह भी पता चलता है कि एंटेबे के उस एयरपोर्ट को एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया है। फिर क्या था, मोसाद ने 2 दिन में ही मिली जानकारी के आधार पर पूरा एक वैसा ही एयरपोर्ट खड़ा कर दिया, जिससे कि उस पर किए जाने वाले ऑपरेशन का अभ्यास किया जा सके। 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट रेस्क्यू मिशन की मंजूरी दे देती है, जिसको ब्रिगेडियर जनरल डैन शैमरोन कमांड कर रहे थे। दुनिया के सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन की तैयारी में सबसे बड़ी बाधा इजराइल से एंटेबे की दूरी थी। C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट जिसको इस मिशन में प्रयोग होना था, वो 4000 किलोमीटर बिना रिफ्यूलिंग किए एंटेबे नहीं पहुंच सकता था। इसके लिए किसी अफ्रीकन देश से मदद की ज़रूरत थी। आदी अमीन के कारण कोई भी अफ्रीकन कंट्री इसके लिए तैयार नहीं था और अंत में केन्या विमानों की रिफ्यूलिंग के लिए तैयार हो जाता है और इजरायली विमानों को नैरोबी एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मिल जाती है। अब 100 इजरायली कमांडो मिस्र के शार्म एल शेख से 4 हरकुलिस विमानों में 30 मीटर से भी कम ऊंचाई पर रेड सी पर उड़ान भरते हैं। इतने बड़े 4 प्लेनों को इतनी कम ऊंचाई पर अफ्रीकन और अरब कंट्रीज़ के रडारों से छुपाकर केन्या के नैरोबी एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक उतार दिया जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। इनके साथ आए 2 बोइंग 707 प्लेन भी यहाँ उतरते हैं, जिनमें एक में मेडिकल इमरजेंसी से निपटने का इंतज़ाम था और दूसरे में मिशन कमांडर मेजर जनरल यूकिट एडम खुद एंटेबे के ऊपर उड़कर मिशन को कमांड कर रहे थे। इस मिशन को ऑपरेशन थंडरबोल्ट का नाम दिया गया क्योंकि इसमें समय की सबसे अहम भूमिका थी। कमांडो को न केवल हाईजैकर्स को संभालना था, बल्कि युगांडा की एक पूरी बटालियन उनकी सुरक्षा कर रही थी। इस पूरे मिशन को सिर्फ 60 मिनट में ख़त्म होना था। इजराइल को पता था कि ईदी अमीन किसी कॉन्फ्रेंस में विदेश गए हुए हैं और इसी के चलते उन्होंने योजना बनाई थी कि एयरपोर्ट पर ऐसे दिखेंगे कि ईदी अमीन विदेश से लौट आए हैं और इसी के चलते इजराइल आर्मी ब्लैक मर्सिडीज बेंज और 3 लैंड रोवर गाड़ियां भी हरकुलिस में लेकर आई थी और इजरायली सैनिकों ने युगांडन आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। रात 11 बजे के आसपास हरकुलिस विमान एंटेबे एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। बहुत नीचे उड़ने के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसका पता ही नहीं चलता है। कमांडोज ने प्लेन से उतरने से पहले ही प्लेन का कार्गो डोर खोल दिया था। प्लेन लैंड करते ही 4 गाड़ियों में कमांडो ने टर्मिनल की तरफ रुख किया, लेकिन शायद इजरायली आर्मी से एक भारी गलती हो गई थी। ईदी अमीन ने जल्दी ही अपनी काली मर्सिडीज़ कार बदलकर सफ़ेद ले ली थी, जिसके चलते युगांडन आर्मी के एक गार्ड को शक हो जाता है और वो हथियार उठा लेता है। इससे पहले कि इजरायली कमांडो उसे न्यूट्रलाइज कर पाते, उसने गोली चला दी। इजरायली कमांडो इस परिस्थिति के लिए भी तैयार थे, इसीलिए उन्होंने पूरे कमांडो दस्ते को 4 भागों में बांटा था। ग्राउंड कंट्रोल दस्ता तुरंत हरकत में आया और युगांडा सैनिकों को संभाल लिया। वहीं एक कमांडो दस्ता टर्मिनल में तब तक दाखिल हो चुका था। उसने यात्रियों से हिब्रू और अंग्रेजी में ज़मीन पर लेटने को बोला और बताया कि हम इजरायली आर्मी हैं, और तब भी एक यूरोपियन यात्री हाईजैकर्स के साथ खड़ा हो गया, जिसको हाईजैकर्स के साथ गोली लग गई। अभी 2 हाईजैकर्स अंदर एक छोटे कमरे में छिपे थे। कमांडो ने हैंड ग्रेनेड से उसे उड़ा दिया। इसी बीच एक कमांडो दस्ता यात्रियों को बोइंग 707 में ले जाने के लिए निकल चुका था। समय तेज़ी से निकल रहा था। युगांडा आर्मी की पूरी ब्रिगेड एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। उधर इजरायली कमांडो दस्ते ने युगांडन गार्ड्स को उलझा रखा था और 20 से ज़्यादा गार्ड मारे जा चुके थे। तभी इजरायली कमांडो को वहां से निकलने का सिग्नल मिलता है। सभी यात्री सुरक्षित ट्रेन पर पहुंच चुके थे। तभी इजरायली कमांडो को एयरपोर्ट पर MiG-21 लड़ाकू विमान दिखाई देते हैं। वो जाते जाते इन सभी विमानों को ध्वस्त कर देते हैं, जिससे कि युगांडन एयरफोर्स उनका पीछा ना कर सके। पीछे हटते समय अपने दस्तों को लीड कर रहे योनाथन नेतन्याहू को गोली लग जाती है, पर वो प्लेन तक पहुंच जाते हैं, परंतु रास्ते में उनका निधन हो जाता है। इजरायली प्लेन 1 घंटे से भी कम समय में एंटेबे एयरपोर्ट से निकल जाते हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे सफल कमांडो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं।
इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ एक कमांडो योनाथन नेतन्याहू मारे जाते हैं, जो बाद में चलकर इजरायली प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। इस ऑपरेशन के बाद ईदी अमीन ने डोरा ब्लॉक, जो कि अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती थी, उनको सड़क पर निकालकर गोली मार दी थी। साथ ही केन्या को भी इसकी काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। युगांडा में रह रहे 3 से 4 हज़ार केन्याई नागरिकों को भी बहुत यातनाओं का सामना करना पड़ा। योनाथन नेतन्याहू की याद में इस थंडरबोल्ट ऑपरेशन का नाम बाद में बदलकर ऑपरेशन योनाथन कर दिया गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक हैरान कर देने वाली और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, जिससे कि आप ऐसी ही रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानियों से रूबरू होते रहें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैम आपसे विदा लेता हूँ। गुड डे, शब खैर।